हेलो बच्चों। तो अब हम कर रहे हैं वर्कशीट का दूसरा पार्ट, जो कि वर्कशीट है आपकी 21 की 21 तारीख की। ठीक है, चलिए वर्कशीट 21 है, ये साइंस की है और है आपकी विद्युत पर। हम सब ने पहली वर्कशीट में पढ़ लिया था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हम पढ़ रहे हैं जो तापीय प्रभाव है। हमने कह दिया है बल्ब में तापीय प्रभाव, चलो हीटर में भी है, फ्यूज में भी है। अब ये निकाले कैसे, इसके लिए ये वर्कशीट बनाई जा रही है। सोचो हीटर या प्रेस कैसे गर्म होती होगी। इसका मतलब जो सारी हम ऊर्जा उसके अंदर दे रहे हैं वो उसमें किस रूप में जा रही है बेटा, उसमें ऊष्मा के रूप में बाहर निकल रही है। ठीक है, इसीलिए वो गर्म हो रही है। इसका मतलब जो हमारे पास स्रोत है वो कैसा है, प्रतिरोधक है, पूरी तरह से प्रतिरोधक है, जो सारी की सारी करंट को या विद्युत धारा को रोक लेता है और उसे बदल देता है ऊष्मा में। इसका मतलब विद्युत का तापीय प्रभाव क्या होगा। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास प्रतिरोध R है और विद्युत धारा I गुजर रही है, मान लीजिए इसके सिरों के बीच में विभवांतर V है और इससे समय t में Q आवेश प्रवाहित होते हैं। तो Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो रहे हैं। इसका मतलब कार्य कितना किया गया, जितने Q आवेश को लेके जाने में होगा V Q। सिंपल सी बात। चलिए हमें ये भी पता है कि शक्ति क्या होती है, शक्ति कार्य बटा समय। ये हमने 9th में पढ़ा है, कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति कहते हैं। इसका मतलब P क्या हुआ, वर्क जितना कार्य किया गया, V Q बटा T। अब Q बटा T जो यहाँ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको, अच्छे से ध्यान से देखिए। Q बटा T को हम I भी लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू VI। ये तो हमने निकाला शक्ति। अच्छा बच्चों, अगर मैं कहूँ कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक जूल है, तो ये तो सही है, दोनों का ही मात्रक जूल है। इसका मतलब अगर मुझे ऊर्जा निकालनी है तो मैं शक्ति को समय से गुना कर दूंगी, मतलब मुझे एनर्जी निकालनी है तो मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगी और E इज इक्वल टू P इंटू टी आ गया, राइट। चलिए अब हमारे पास, क्योंकि जो प्रतिरोधक है वो पूरी तरह से शुद्ध प्रतिरोधक है, इसका मतलब जो उसमें ऊर्जा है वो सारी तापीय ऊर्जा है। मतलब मैं E को H से दिखा सकती हूँ, E इज इक्वल टू H। इसका मतलब H क्या बन गया हमारे पास, अगर P को मैं VI से दिखाऊं तो हमारा फॉर्मूला बन गया H इज इक्वल टू VIT। समझ आ रहा है सबको, दोबारा तो नहीं लिखूं, वेरी गुड। तो हमारे पास ये VIT को मैं हटाना चाहूँ तो कैसे हटाऊंगी बेटा, V को हटा के मैं IR लिख सकती हूँ। I एक पहले से था तो I स्क्वायर हो गया और T। तो यही हमारा फॉर्मूला आ गया हीट एनर्जी का। मतलब जूल का तापन नियम भी यही है कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। मैं ऐसे कह सकती हूँ H बढ़ेगा तो I बढ़ेगा या I बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, लेकिन I कैसा होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब विद्युत जब जाएगी तो तापीय ऊर्जा विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दूसरा, ये तापीय ऊर्जा प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती होगी, राइट। अगर R बढ़ेगी तो H तो बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ा तो तापीय ऊर्जा भी बढ़ गई। ऐसे ही विद्युत धारा में के प्रवाहित होने वाले समय के भी अनुक्रमानुपाती हुई, मतलब H समानुपाती है T के। बस यही आपका जूल का तापन नियम है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है। चलिए ये सब बातें हुई किसकी, तापन ऊर्जा की, मतलब तापीय ऊर्जा की बात हुई, हीट एनर्जी की बात हुई।
अब हम बात करते हैं शक्ति की। हमने विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ लिया, P इज इक्वल टू वी आई, हमें समझ आ गया। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मैं V को आई आर में बदल दूँ तो आई स्क्वायर आर हो गया, और I को V में बदल दूँ तो क्या होगा, देखो जरा, अगर मैं I को V में बदलती हूँ तो ये V बटा R आता है, और ये बन गया V स्क्वायर बटा R जो यहाँ लिखा है। ठीक है, अब शक्ति का मात्रक क्या होता है? हाँ, सारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, शक्ति का मात्रक तो वॉट होता है, ये तो हमने 9th क्लास में मैम पढ़ लिया था। वेरी गुड, शक्ति का एसआई मात्रक तो वॉट होता है, लेकिन हमने जब अपने मीटर का बिल देखा, अपने बिजली के मीटर का बिल देखा, तो कहीं भी वॉट खाली लिखा ही नहीं हुआ था, वहाँ तो किलो वॉट घंटा लिखा था। इसका मतलब शक्ति का विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, शक्ति का तो हमारे पास शक्ति का मात्रक तो वॉट होता है, लेकिन ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक कौन सा होता है बेटा? एसआई मात्रक उसका होता है जूल, क्योंकि ऊर्जा है, एसआई मात्रक तो जूल ही होगा, लेकिन उसका व्यावसायिक मात्रक होता है 1 किलोवाट घंटा। राइट, क्योंकि हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें शक्ति को समय से मल्टीप्लाई करना है, और समय लेना है घंटे में और शक्ति लेनी है किलोवाट में। किलो लगा दिया मतलब 1000 से गुना कर दिया, ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा। इन दोनों में संबंध बताओ, मतलब व्यावसायिक मात्रक और एसआई मात्रक किसके? विद्युत ऊर्जा के। तो इसमें ये सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। कहाँ से शुरू करेंगे? 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1000 वाट के, इंटू 1000 लग गया ना किलो के नाम का, वाट खाली, और 3600 सेकेंड, 60 गुना 60, 60 मिनट 60 सेकेंड, और हमारे पास बन गया 36 गुना में 10 की पावर 5 जूल। लेकिन हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, मैथमेटिक्स हमें ये बताता है बेटा कि कभी भी अगर हमें 10 की पावर में कुछ लिखना है तो एक पॉइंट के साथ लिखेंगे, इसीलिए हम इसको 36 गुना 10 की पावर 5 की जगह लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। राइट, चलिए अब पहला इसके अंदर न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल कहता है कोई बल्ब है जिसके अंदर V है 220, और उस बल्ब में से विद्युत धारा जारी है कितनी? 0.5 विद्युत धारा जा रही है, मतलब ये V है ये I है, P निकालना है। सिंपल यही वाला हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा 110 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है जो आपका दिया हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन मैं करा चुकी थी, है ना, वो आपने पहली वर्कशीट में देख लिया होगा, मतलब पहली वीडियो में देख लिया होगा जो मैंने मॉर्निंग में ही डाल दी थी बेटा सीक्वेंस में। अब दूसरी वीडियो बना रही थी क्योंकि वो वीडियो छोटी है इसलिए बना दी थी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। आगे से मैं ऐसे ही बनाऊंगी बेटा, एक इंट्रोडक्शन की वीडियो अलग बना दूंगी, ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया करेंगे। चलिए अब इसके अंदर रिटर्न मटेरियल भी दे दूंगी मैं आपको, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ना? जिन्होंने नहीं किया क्या करना होता है, जहाँ वीडियो चल रही है वहाँ नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होगा, अगर वो रेड कलर में लिखा है तो आप उसे प्रेस कर दीजिए, अगर वो रेड में नहीं लिखा, ब्लैक कलर या ग्रे कलर का है, तो कुछ मत कीजिए, आपके पास अपने आप सारी नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो हम आते हैं क्वेश्चन पर, किस में अधिक विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा, उपभोग होगा? एक 250 वोल्ट का टीवी जो कि 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 1200 वॉट का विद्युत टोस्टर जो 10 मिनट तक चलाया जाता है। चलिए अब इसको कैसे निकालेंगे बताइए, करें शुरू? चलो मैं कॉपी लेके बैठती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बेटा, जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है तो एक को हम ले लेते हैं 1, एक को ले लेते हैं 2। इसको वॉट है, इसका मतलब ये है आपका P1, ये है आपका T1, ये वाला है आपका P2 और ये है आपका T2। राइट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए
सॉल्यूशन है आपका P1 इतना है। व्यावसायिक उपभोग कितना हुआ, यूज़ कितना हुआ, मतलब यूनिट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे करेंगे P1 इज इक्वल टू 250 वॉट और इसको चेंज करेंगे किलोवाट में। अब किलो करना है हमें, किलो हम अपने पास से लगा दें, मतलब 1000 से इसको भाग देना पड़ेगा, अपॉन में 1000 लिखना पड़ेगा। और T1 आपका आ गया 1 घंटा, तो E इज इक्वल टू पावर गुना में टाइम, तो ये कितना आ गया आपके पास 250 अपॉन 1000 और 1 से मल्टीप्लाई करके तो बन गया 0.25 किलोवाट आवर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है इसने P2 का दिया हुआ है, वेरी गुड, इसको देख लीजिए। अब इसमें वॉट, इसमें भी वॉट में दिया है, इसको भी किस में बदलेंगे, किलोवाट में बदलेंगे और हमारा आंसर आएगा 1.2 किलोवाट। अब यहाँ समय जो है ये 10 मिनट दिया है, इसको बदलेंगे घंटे में। चलिए घंटे में बदलते हैं। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, मतलब 60 से इसको भाग दे देंगे, क्योंकि मिनट तो छोटा और घंटा बड़ा है, इसलिए आ गया 1/6 आवर। अब E2 कहाँ कितना बन गया हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई किया, E2 हमारे पास आ गया 0.2 किलोवाट घंटा। H थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया था, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम थी बेटा। चलिए अब हमने क्या देखा, जो E1 था, मतलब जो टीवी था वो ले रहा था 0.25, ठीक, और ये यूज़ कर रही है शक्ति ऊर्जा कितना 0.2 टोस्टर, ठीक है। इसका मतलब टीवी सेट अधिक विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। पहले वाले 4 क्वेश्चंस के भी आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा। तो ये देखिए, अब आपके पास पहले का आंसर दोबारा देख लीजिए। तापन नियम क्या था, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H अनुक्रमानुपाती है I स्क्वायर के, प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती है, और किसके अनुक्रमानुपाती है, हाँ जी, समय के, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट था फ्यूज़। फ्यूज़ कैसे उपकरण को बचा लेता है, तो उसका आंसर है फ्यूज़ मिश्र धातु का होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, अति भारण या लोड ज़्यादा आने पर, अति भारण या लघु पतन के समय यह घरेलू विद्युत उपकरण को खराब होने से बचाता है, क्योंकि ये पहले ही पिघल जाता है, और ये पहले ही पिघल जाता है तो परिपथ टूट जाता है, क्योंकि फ्यूज़ हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, और श्रेणी क्रम में अगर कोई चीज़ लगती है तो क्या होता है बेटा, उनमें से कुछ भी चीज़ खराब होगी तो सारा ही परिपथ टूट जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हो, फ्यूज़ हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, और फ्यूज़ की, या पहले तो ये ऊपर की लाइनें तो दे ही दोगे, गलनांक कम होता है और घरेलू विद्युत उपकरण को खराब होने से बचाता है, यह हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, मतलब जहाँ मोटर लगी है उसके साथ श्रेणी क्रम में लगा होगा। तो पहले विद्युत जब जाएगी तो पहले किस में से गुजरेगी, फ्यूज़ में से, फिर आगे जाएगी। फ्यूज़ पहले ही गल जाता है जैसे ही ज़्यादा एनर्जी आती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है बेटा, क्योंकि टंगस्टन जो है उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत अधिक गर्म होने के बाद भी ये जल्दी से नहीं टूटता। नॉर्मल चीज़ें जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाती हैं, उबल जाती हैं, और ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका तो गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला क्वेश्चन था कि एक लाइन दी हुई थी हमें और उसमें ये पूछा था कि सत्य है या असत्य। तो विद्युत लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जिस तार में करंट होती है, जब आपने कभी सर्किट देखा, कभी कोई उपकरण आपने सही करके देखा, प्रेस की तार निकल गई हो, लगा के देखिए, उसमें 3 तारें होती हैं, जिसमें से एक न्यूट्रल की तार होती है, एक आपकी